वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम गुरुत्वाकर्षण का कौन सा लेक्चर करेंगे? गुरुत्वाकर्षण का जो लेक्चर नंबर करेंगे थर्ड। कौन सा करेंगे? लेक्चर नंबर थर्ड करेंगे। और आज हम लेक्चर नंबर थर्ड में इसके आगे को पढ़ेंगे, यानी कि हमने गुरुत्वाकर्षण के 2 लेक्चर कर लिए हैं। अब लेक्चर नंबर तीसरे की बारी है। इस लेक्चर में और एक और लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण को फिनिश कर देंगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मैं आपको कैपिटल जी भी पढ़ा चुका हूं और स्मॉल जी भी पढ़ा चुका हूं। दोनों पढ़ा चुका हूं कि कैपिटल जी क्या होता है और स्मॉल जी क्या होता है। रिलेशन बताया था मैंने। स्मॉल जी के तो 2 टाइप्स के फॉर्मूले बताए थे। एक जब द्रव्यमान कांस्टेंट हो तब बताया था, और एक जब बताया था जब उसके घनत्व के रूप में पूछ ले, बोले तो डेंसिटी के रूप में पूछ ले, तब बताया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, आज हम जो सेशन इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन क्लास सेशन को एकदम शेयर कर दीजिए, जिससे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन तुम्हें जिसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज हम सेशन को शुरुआत करते हैं। वीडियो को दबा के शेयर करना। देखो, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यानी कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अगर बात करें हिंदी की, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध की बात करते हैं कि कैपिटल जी में संबंध और स्मॉल जी में संबंध क्या है। अब देखो, इसके संबंध की बात करते हैं तो संबंध क्या है? संबंध की बात करते हैं तो संबंध देखेंगे तो सबसे पहले एक अर्थ लेंगे, यानी कि बोले तो पृथ्वी, बोले तो सबसे पहले एक अर्थ बोलेंगे यानी कि पृथ्वी लेंगे। अब देखो, ये पृथ्वी का सेंटर है ये पृथ्वी का, और यहाँ पर एक इसकी ऊंचाई पे एक और पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। अब देखो, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ये पृथ्वी का सेंटर है। ये क्या है? अर्थ। क्या है? अर्थ बोले तो पृथ्वी। क्या है? अर्थ बोले तो पृथ्वी। अब देखो, इस जो अर्थ है इसका हम मास ले रहे हैं कैपिटल एम। क्या ले रहे हैं? कैपिटल एम ई। क्या मास ले रहे हैं? कैपिटल एम ई। अब देखो, ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जो मान ली हमने कैपिटल आर ई। इतना क्लियर? अब देखो, यहाँ इस गोले के सेंटर से और यहाँ तक की दूरी हमने मान ली क्या है? आर है, स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, हमारा सीधा सा सिंपल बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, ये तो हमारा बल का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें m1 की जगह क्या लेना है? कैपिटल एम ई। पृथ्वी का मास ही तो लेना, पृथ्वी के लिए निकालना है तो मास किसका लेंगे? पृथ्वी का लेंगे। तो m1 की जगह कैपिटल एम ई और m2 की जगह दूसरे पिंड का द्रव्यमान बोले तो स्मॉल एम। m1 यानी कि पहले पिंड का द्रव्यमान, पहला पिंड हमने माना है पृथ्वी, या पहले पिंड का द्रव्यमान है कैपिटल एम ई। m2 का मतलब है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, बोले तो दूसरा पिंड ये वाला पिंड है, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। इतना क्लियर? अब देखो, F बराबर कैपिटल जी, m1 की जगह कैपिटल एम ई, m2 की जगह स्मॉल एम अपॉन r की जगह कैपिटल आर ई उसकी। इतना क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, जनरल सी बेसिक सी बात, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पर इसी त्वरण को लूंगा? नीचे की ओर कौन सा त्वरण लगता है? स्मॉल जी। कौन सा? स्मॉल जी। तो मैं यहाँ पे कौन सा लूंगा? स्मॉल जी। F बराबर एम जी। इतना क्लियर? अब देखो, इस इक्वेशन में F की जगह कितना रखना है? एम जी।
कितना mg बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो मैं यहाँ से G बराबर निकाल रहा हूँ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर और नीचे क्या है स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। G बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन RE का स्क्वायर। यही है रिलेशन कैपिटल G और स्मॉल g में। कैपिटल G एंड स्मॉल g में जो रिलेशन है वो ये है स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M E अपॉन RE का स्क्वायर। यही है इसमें इसका रिलेशन। बोले तो जब मास कांस्टेंट रहे तो जो स्मॉल g और त्रिज्या में जो रिलेशन निकलता है वो ये निकलता है। स्मॉल g और जो त्रिज्या में जो रिलेशन निकलता है वो ये निकलता है कब? जब मास कांस्टेंट रहे। ये वाला फॉर्मूला जब मैंने स्मॉल g पढ़ाया तब भी बताया है आपको और अब भी बता रहा हूँ। ये इसमें जो रिलेशन होता है कैपिटल G और स्मॉल g में वो होता है स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपन RE का स्क्वायर। यह होता है। और ये कब लगता है? जब द्रव्यमान कांस्टेंट रहे। बोले तो मास कांस्टेंट रहता है तो त्रिज्या और स्मॉल g में जो रिलेशन निकलता है वो स्मॉल g प्रोपोर्शनल 1/RE का स्क्वायर होता है। तो ये रिलेशन निकलता है कैपिटल G और स्मॉल g में। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब रिलेशन पढ़ाए तो इसमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे, बोले तो अंतर भी पढ़ेंगे कि अंतर क्या होता है इन दोनों में। तो अंतर को देखेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, इस संबंध को नोट कीजिए, इस रिलेशन को नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको अंतर के लिए पे चलता हूँ। इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन टॉपिक आएंगे। वो आएगी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और आएगा गुरुत्वीय विभव। उसके बाद आएगा एक बढ़िया सा टॉपिक पलायन वेग। तो इसको बात करते हैं। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद देखते हैं उन टॉपिक को। नोट करो इतना। देखो नोट हुआ। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे। एक तरफ कैपिटल G डाल लो, कैपिटल G, और एक तरफ स्मॉल g। एक तरफ स्मॉल g और एक तरफ कैपिटल G। इन दोनों में हमें क्या देखना है? अंतर। क्या देखना है? अंतर। हम इन दोनों में क्या पढ़ रहे हैं? अंतर। अब देखो अंतर क्या होता है। इन दोनों में अंतर पढ़ रहे हैं तो अंतर होता क्या है? अंतर देखो, सबसे पहले अंतर देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो सबसे पहला अंतर, मुझे एक चीज बताइए कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है। कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है और स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि जो कैपिटल G की वैल्यू होती है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, बोले तो कांस्टेंट होती है, क्योंकि कैपिटल G ही एक नियतांक है, बोले तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं होती है, वो ऑल टाइम एक ही वैल्यू होती है, बोले तो हर जगह कांस्टेंट रहती है, एक ही वैल्यू रहेगी। ये कैपिटल जो G है वो समस्त ब्रह्मांड के लिए वैलिड होगा, बोले तो पूरे ब्रह्मांड में नियत रहेगा, कहीं पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ अगर स्मॉल g की बात करें तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सी नहीं होती। पृथ्वी तल के कारण कहीं चेंज होती है और ऊंचाई के कारण भी चेंज होती है, गहराई के कारण भी चेंज होती है, भूमध्य रेखा पे कितनी होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कितनी होती है, भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाने पर कितनी होती है, घूर्णन गति के कारण कितनी होती है। तो जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो बस वही अंतर देखते हैं। देखो जो कैपिटल G का पहला अंतर की बात करें, पहले अंतर की बात करें, इसके जो वैल्यू होती है g बराबर होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इतना क्लियर। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9g बराबर स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी 10 भी देते हैं। इतना क्लियर। नंबर 2 टॉपिक है। मुझे एक बात बताइए, कैपिटल G को कहते क्या है, कैपिटल G को कहते क्या है और स्मॉल g को क्या कहते हैं। कैपिटल G को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बोले तो जब हम प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में जो कांस्टेंट लगता है वो कैपिटल G लगता है, और कैपिटल G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इधर देख लो, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल जी को, स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इतना क्लियर। अब देखो नंबर 3, नंबर 3, मुझे इसकी यूनिट बताइए, बोले तो मात्रक बताइए, कैपिटल जी का मात्रक कितना होता है। कैपिटल जी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इतना क्लियर। अगर यहीं पे इसकी मात्रक की बात करूं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर। नंबर 4 की बात करूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, और नंबर 4 इसमें भी डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो क्या होगा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, ये होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, बोले तो बिम्मीय सूत्र। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है L1 t की पावर -2। तुम कह रहे हो कि ये कहाँ से लिखे जा रहे हैं, कहीं से नहीं लिखे जा रहे, बस यूनिट याद है तो तुम डायमेंशन निकाल लोगे। मीटर किसका है, लंबाई का, लंबाई के लिए L1, नीचे समय का है सेकंड, समय के लिए नीचे 2 आएगी लेकिन ऊपर आके -2 आ जाएगी, तो ये वाला यहाँ से आ गया। ये वाली यूनिट जो बिमा निकाली है वो इस फॉर्मूले से निकाली है, इस मात्रक से निकाली है। बोले तो बिमा जब निकाल सकते हो जब तुम्हें मात्रक पता हो, किसी भी राशि की यूनिट पता होगी तो तुम उस राशि की डायमेंशन बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। अगर तुम्हें किसी राशि की यूनिट नहीं पता है तुम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, कैसे भी नहीं निकाल सकते। वो अलग बात है कि तुम्हें रट्टा मार के याद है, लेकिन तुम बिना यूनिट के डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो। तो इतना क्लियर हुआ। 4 अंतर देखें। अगला अंतर क्या है, अगला अंतर है इसमें नंबर 5। कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी का मान है, जी का मान समस्त ब्रह्मांड के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए नियत रहता है, नियत रहता है, बोले तो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर यही बात यहाँ पे करें तो स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। परिवर्तित कहने का मतलब चेंज होता है, परिवर्तित होता है, यह नियत नहीं होता है। यानी कि स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है, कैपिटल जी का मान परिवर्तित नहीं होता है। वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक समान, बोले तो नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। तो यही अंतर है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। इसका होता है L1 t की पावर -2। इसका मान नियत रहता है, बोले तो कांस्टेंट रहता है, और इसका मान परिवर्तित होता रहता है। इतना नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। नोट हुआ, नोट हुआ। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक। इतना क्लियर। अब देखो, अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ
ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि हमें अब क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पढ़नी है, बोले तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। अब देखो इसे कैसे समझेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने के लिए ये कोई एक यूनिट मास है, ये कोई एक यूनिट मास है, बोले तो ये एक यूनिट मास है, बोले एक छोटा द्रव्यमान है और एक ये बड़ा द्रव्यमान है। इन दो को मान लिया मैंने, एक बड़ा द्रव्यमान है, बड़ा द्रव्यमान का पिंड है, एक छोटे द्रव्यमान का पिंड है, ये छोटे द्रव्यमान का पिंड है, ये बड़ा द्रव्यमान का पिंड है। कह सकते हैं इसका वजन हल्का है, इसका वजन भारी है, इसका वजन हल्का है, इसका वजन भारी है। अब देखना, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसका वजन हल्का, इसका वजन हल्का, इसका वजन भारी, कहने का मतलब इस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा, इस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा, इस पिंड का द्रव्यमान कम, इस पिंड का द्रव्यमान कम। जरूरत किसको है, कम वाले को, जरूरत किसको है, कम वाले को। जरूरत जिसको है वो कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले के पास, जरूरत जिसको है वो कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले के पास। तो ध्यान से समझना, यानी कि यूनिट मास को, बोले तो जिसका मास कम है, यूनिट मास को अगर किसी बड़े मास के संपर्क में ले जाया जाए, यूनिट मास को अगर किसी बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाए तो उस पर एक बल लगता है। एक बात ध्यान से समझना, ये जो मास का, ये एम, स्मॉल एम मास का जो पिंड है वो यहाँ पर अभी मान लो विराम में है। कैसा है, विराम में है, बोले तो रेस्ट में है। और एक जो बड़ा मास का जो पिंड है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे रखा है, और स्मॉल मास का, ये छोटा मास का जो है पिंड वो यहाँ पे है। अब ये पिंड छोटा हल्का वाला पिंड बड़े वाले के पास जाएगा तो कोई ना कोई मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मोशन करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ये मोशन करेगा, ये रेस्ट में था, रेस्ट से मोशन में आएगा, कैसे आएगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, तब ये रेस्ट से मोशन में जाएगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, तब ये रेस्ट से किस में जाएगा, मोशन में जाएगा। तो बस वही कहने का मतलब है कि यूनिट मास को जब किसी बड़े मास के संपर्क में लाया जाता है तो उस पे एक बल लगता है, उसे ही कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे इसे IG से प्रदर्शित करते हैं, IG बराबर F/m, F/m। डेफिनेशन बनाने के लिए कह सकते हैं यूनिट मास को किसी बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है, एक बल लगता है, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये हो गई इसकी परिभाषा। कैसे समझो, यूनिट मास को किसी बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाता है, यूनिट मास को किसी बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाता है तो उस पे एक बल लगता है। बल कैसे लगता है, जो यूनिट मास वाला पिंड है वो किसी समय मोशन में आने की प्रयास करेगा, और जब मोशन में आने का प्रयास करेगा तो उससे पहले वो रेस्ट में होगा, और रेस्ट से मोशन में आएगा तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया जा रहा होगा, तब वो रेस्ट से मोशन में आएगा, तब वो बड़े मास के संपर्क में आएगा। तो जब बड़े मास के संपर्क में आएगा, बोले तो बड़े मास के संपर्क में आने के बाद उस पर एक बल लगेगा। यानी कि ये मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई तुम्हारा छोटा पिंड है, बोले तो हल्का वाला है, और ये तुम्हारा भारी वाला मास का पिंड है। ध्यान से समझना, ये 4 kg का है, ये 10 kg का है। अब मैं इस यूनिट मास वाले को, यानी कि कम मास वाले को, अभी ये रेस्ट में है, बोले तो अभी किस में है, रेस्ट में है। अगर मैं इसे पिंड को
इस पिंड को इसके संपर्क में लाऊंगा, बोले तो ये रेस्ट में है, इसके संपर्क में लाने के लिए मुझे ये मोशन में लाना पड़ेगा। और मोशन में किसके कारण आएगा? एक फोर्स के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? एक फोर्स के कारण आएगा। यानी कि यूनिट मास को किसी बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाता है या लाने पर तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात कि किसी यूनिट मास को किसी एक बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे IG से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, मैं इसे इतना फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसको हटा दो, इसको हटा दूं। अब देखो, इसको हटाने के बाद देखना, मैं यहां से तुमसे इसकी यूनिट पूछूं, मैं यहां से तुमसे यूनिट पूछूं, बोलो तो मात्रक क्या होगा? ऊपर क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन। नीचे क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का केजी। मात्रक क्लियर होगा। अब देखो, मैं यहीं से अगर CGS मात्रक की बात करूं, CGS यूनिट की बात करूं, ऊपर क्या है? बल, बल का CGS डाइन, बल का CGS डाइन, किलोग्राम का CGS ग्राम, किलोग्राम का CGS ग्राम। इतना क्लियर। अब देखना, मान लो मैं यहां से तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, बोले तो विमा की बात करूं, विमा क्या होगी? विमा ध्यान से देखना, ऊपर क्या है? बल, बल की विमा m1 L1 T की पावर -k2। नीचे क्या है? द्रव्यमान यानी कि m1, m1 से m1 कैंसिल, बचा क्या? L1 T की पावर -k2। क्या मुझे एक बात बताइए, मैं ये वाली विमा कहीं पढ़ के आया हूं? बोले तो त्वरण की पढ़ के आया हूं। किसकी? त्वरण की। तो एक बात तो क्लियर है कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा बराबर है त्वरण के, बराबर है त्वरण की विमा के। नोट पॉइंट क्लियर। यानी कि त्वरण की विमा के बराबर होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा के। जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा है वो त्वरण की विमा के बराबर होती है। अब देखो, मैं यहां से अगर राशि की बात करूं तो जो तुम्हारे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोले तो एक सदिश राशि है, बोले तो एक सदिश राशि है। ये हो गई इसकी बेसिक सी बात, ये हो गई किसकी? बेसिक सी बात। कैसे? देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? यूनिट मास को, यूनिट मास को किसी बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाता है तो उस पे एक फोर्स लगता है। फोर्स कैसे लगेगा? ये अभी मास का जो पिंड था ये रेस्ट में है और रेस्ट से जब मोशन में जाएगा, रेस्ट से जब मोशन में जाएगा तो इस पे एक बल लगेगा, इस पे एक बल लगेगा। यानी कि ये जो पिंड है ये अभी रेस्ट में है और रेस्ट से जब मोशन में लाएंगे, रेस्ट से जब मोशन में लाएंगे तो इस पे एक बल लगाना पड़ेगा, तब ये रेस्ट से किस में आएगा? मोशन में आएगा। यानी कि रेस्ट से मोशन में आने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा और वही जो बल होता है वो होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यूनिट मास को किसी एक बड़े द्रव्यमान के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है और बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? बोले तो IG से व्यक्त करते हैं। IG बराबर F/m। यूनिट देखी, CGS यूनिट देखी, डायमेंशन फॉर्मूला देखा और किसकी तो विमा के बराबर होती है वो भी देख लिया और इसकी राशि भी देख ली। अब बात करते हैं, इसमें दो कंडीशन और बनती हैं, एक ठोस गोला और एक गोला, एक खोखला गोला और एक ठोस गोला। तो उसमें इसकी कंडीशन क्या होती है? अब देखो, उसमें इसमें कंडीशन होती क्या है? इतना क्लियर हुआ? 18 देखो, अब देखो, एक तरफ डालो ठोस गोला के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठोस गोला, और एक तरफ डालो खोखला गोला, खोखला गोला।
अब देखो, अब देखना ठोस गोला। अब इसके लिए, इन दोनों गोले के लिए हमें क्या निकालनी है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो नंबर 1, पहले हम बाहर देख लें, ठोस गोला के बाहर कितनी होती है बोले तो आउटसाइड कितनी होती है, आउटसाइड कितनी होती है। मान लो ये कोई गोला है, ये कोई गोला है जिसका ये सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और इस पूरे गोले का मास m है बोले तो मास m है। अब हमें क्या निकालनी है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जो बाहर होती है इसके IG बराबर कैपिटल GM अपॉन R E का स्क्वायर, R का स्क्वायर, ये होती है इसके बाहर, ये होती है इसके बाहर। लेकिन अगर यहीं पे पहला पॉइंट, अगर बाहर यहाँ पे बात करें, अगर बाहर यहाँ पे बात करें बोले तो आउटसाइड खोखले गोले में बात करें तो वो कितनी होगी, वो भी होगी IG बराबर कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर। ये सेम होगी दोनों में, किसनी होगी, सेम। कब, बाहर, ठोस गोला में बाहर IG बराबर GM अपॉन R स्क्वायर, खोखले गोले में बाहर IG बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर ठोस गोले में तुम्हें सतह पर पूछ ले, सतह पर पूछ ले बोले तो इन सरफेस पूछ ले, इन सरफेस पूछ ले, तो जो इन सरफेस पे जो होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वो होती है कैपिटल GM अपॉन R E का स्क्वायर, R का स्क्वायर। अगर बात करें इस तरफ की तो इस तरफ सतह पर बोले तो, सतह पर बोले तो क्या होगा, सतह यानी कि इन सरफेस की बात करें तो यहाँ पर जो IG बराबर होता है कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ये तो इस पे सतह पर होगा, दोनों पर सतह पर भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बात करें हम नंबर 3 की, बोले तो अंदर की बात करें, यानी कि अंदर की बात करें, यानी कि इन साइड की बात करें, इन साइड की बात करें, इन साइड में कितना होगा। अब देखो इन साइड की बात करें तो V यानी कि IG, ये तुम्हारा हो गया इन सरफेस पे, ये तुम्हारा हो गया आउट पे, ये तुम्हारा हो गया आउट पे, और ये जो होगा तुम्हारा इन साइड पे, इन साइड पे। अब इन साइड पे देखो 4/3 पाई R रो और G, 4/3 पाई R रो और G। लेकिन अगर इसमें पूछ ले अंदर, इसमें पूछ ले अंदर, यानी कि इन साइड पूछ ले, इन साइड पूछ ले, तो इसमें जो इन साइड होता है खोखले गोले में उसकी जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि जो खोखले गोले में मास होता है 0, बोले तो खोखले गोले में द्रव्यमान 0 होता है। जब द्रव्यमान ही 0 होगा तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है F/m, ये ही 0 है तो पूरी ही 0 हो जाएगी। यानी कि खोखले गोले में जो द्रव्यमान होता है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है कि खोखले गोले में जो द्रव्यमान है वो 0 होता है। जब खोखले गोले में द्रव्यमान 0 होता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। इसके अंदर कितनी होगी, 0 होगी। तो आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि बाहर कितनी होती है ठोस गोला के IG बराबर GM बट्टे स्मॉल r स्क्वायर, खोखले गोले के बाहर GM बट्टे स्मॉल r स्क्वायर, और सतह पर इन सरफेस पे कितनी होती है GM बट्टे कैपिटल R स्क्वायर, और सतह पर GM बट्टे कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन अंदर कितनी होती है 4/3 पाई R रो G, और अंदर कितनी होती है 0। क्यों होती है? क्योंकि मास कितना होता है 0, मास कितना होता है 0, इस वजह से ये 0 होती है। तो ये वाला टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आई होगी कि क्या होती है ठोस गोला के लिए तीनों कंडीशन और खोखले गोले के लिए तीनों कंडीशन। डायरेक्ट याद रख लेना, डेरिवेशन पार्ट नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि डेरिवेशन पार्ट कराने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जिससे मैं आपको डेरिवेशन सॉल्व कराऊं। 2 क्लास में इसके 6 डेरिवेशन हो पाएंगे। क्या मतलब है? जब वहाँ से कोई पूछा ही नहीं जाएगा। कोई हम इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि उसमें हम डेरिवेशन को सॉल्व करें। यहाँ तो हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से क्वेश्चन बनने वाले याद रखने हैं।
तो अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं हम गुरुत्वीय विभव की ओर, गुरुत्वीय विभव की ओर। तो इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। नोट करिए, नोट करो, इतना नोट कीजिए। हुआ क्लियर? अब देखो, अब हम जो पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव पढ़ने से पहले एक टॉपिक है पलायन वेग। पलायन वेग, उसको पढ़ते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। देखिए, पलायन वेग बोले तो पलायन वेग। अब देखो, पलायन वेग यानी कि पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग होता क्या है। अब देखो, मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले जब मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन ये बताई थी, एक न्यूटन महाशय थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, जो सेब गिरा था वो नीचे गिरा था, ऊपर क्यों नहीं गिरा? ड्यू टू किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन क्या एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि वो ऊपर चला जा सकता है, यानी कि हमेशा के लिए ऊपर जा सकता है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो कंडीशन है पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग। यानी कि पलायन वेग होता क्या है, इसको पढ़ेंगे। यानी कि किसी वस्तु का अधिकतम वेग, किसी वस्तु का वह अधिकतम वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो। किसी वस्तु का वह अधिकतम वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो, उसे हम कहते हैं क्या? पलायन वेग। डेफिनेशन लिखने के लिए लिख सकते हो कि किसी भी वस्तु का वह अधिकतम वेग, किसी भी वस्तु का वह अधिकतम वेग, अधिकतम वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो, उसे पलायन वेग कहते हैं, उसे पलायन वेग कहते हैं। अब देखो, सीधी सी सिंपल सी बात कि कोई भी वस्तु है, उसके वह अधिकतम वेग, यानी कि किसी भी वस्तु का वह अधिकतम वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो, यानी कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक स्पीड से फेंक दें तो वो कभी वापस नहीं आएगी। उस कंडीशन को कहते हैं पलायन वेग। बोले तो पलायन वेग, पलायन वेग से, अगर पृथ्वी के पलायन वेग से हमने किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका, वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही रह जाएगी, कभी नीचे नहीं आएगी। तो नोट कीजिए पहला पॉइंट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग होता कितना है? पलायन वेग बराबर होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस चीज पे ध्यान देना, एग्जाम में यही मिस्टेक करता है। तो मैं 11.2 वैल्यू सही दे देगा, लेकिन यूनिट सही नहीं देगा। यूनिट क्या होती है? किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मैं वहीं पर बात करूं चंद्रमा के पलायन वेग की, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो वो होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो, अब देखते हैं पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो देख लिया पलायन वेग होता क्या है, कि किसी भी वस्तु का वह अधिकतम वेग, मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु का वह अधिकतम वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो, पलायन वेग पढ़ने से पहले, पलायन वेग का फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें एक चीज से गुजरना पड़ेगा। वो चीज क्या है? पलायन ऊर्जा। क्या है? पलायन ऊर्जा कितनी होती है? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R E। G कैपिटल M E
स्मॉल एम अपॉन आर ई, ये जो पलायन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो पलायन ऊर्जा होती है, जो पलायन ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। किसके बराबर? गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अब पलायन ऊर्जा कितनी है? कैपिटल जी इस कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई बराबर गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर। निकालना क्या है? वेग निकालना है। बोले तो पलायन वेग निकालना है, वी निकालना है। ये भाग में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2gme अपॉन आर ई, और क्या आ जाएगा? ये तो भाग गुणा में पहुंच गया, भाग का गुणा में, और गुणा का भाग में स्मॉल एम बराबर वी स्क्वायर, स्मॉल एम कैंसिल, बराबर क्या बच्चा? वी स्क्वायर बराबर 2gme अपॉन आर ई, निकालना है वी बराबर 2gme अपॉन आर ई, यही होगा, अंडररूट लग जाएगा। ये बन गया तुम्हारा पलायन वेग का फॉर्मूला। बोले तो पलायन वेग का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है? पलायन ऊर्जा किसके बराबर होती है? गति ऊर्जा के। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। निकालना है वी, ये भाग में गुणा में पहुंच गए, एम गुणा में भाग में आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बराबर 2gme अपॉन आर ई, वी बराबर अंडररूट चढ़ गया। लेकिन अगर ये जो फॉर्मूला दिया है इससे तुम्हें एक रिलेशन पूछ लिया कि जब द्रव्यमान दिया हो त्रिज्या दियो, द्रव्यमान नियत हो, अगर द्रव्यमान नियत हो तो जो पलायन वेग है वो त्रिज्या के अंडररूट के आर ई के बराबर होता है, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल होता है। किसके? त्रिज्या के रूट के, प्रोपोर्शनल 1/रूट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी यहीं से हमें। मुझे एक चीज बताइए, मैं इसका थोड़ा सा मेकअप करता हूँ, बोले तो थोड़ा घुमाता हूँ। अगर एग्जाम में ये ना क्वेश्चन देके थोड़ा मेकअप करके दे दिया तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो v बराबर हमारा है अंडररूट में 2gme अपॉन आर ई। मुझे एक चीज बताइए, क्या मैंने आपको अभी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन पढ़ा के आया? वो रिलेशन क्या था? जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इतना था कि नहीं? मैं यहाँ से कैपिटल जी एम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कैपिटल जी एम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो वैल्यू निकलेगी जी आर ई का स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम। इतना क्लियर? इस कैपिटल जी एम ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, तो कैपिटल जी एम ई की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो बोले तो v बराबर 2 जी एम ई की वैल्यू जी आर स्क्वायर अपॉन नीचे आर ई, इससे ये कैंसिल, तो v बराबर अंडररूट में 2gre। ये वाला मेकअप है। ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है पलायन वेग का। बोले तो पलायन वेग का ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है। यहाँ से अगर पूछेगा तो यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले, पूरे फॉर्मूले में द्रव्यमान की बात नहीं की है, द्रव्यमान की बात नहीं की है। द्रव्यमान की बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इसकी बात करूं तो ये जो यहाँ से त्रिज्या में जो संबंध निकल रहा है वो ये वाला निकल रहा है। बी जो प्रोपोर्शनल है अंडररूट में आर ई के प्रोपोर्शनल है, ये वाला रिलेशन निकल रहा है। तो ये मेकअप के ध्यान देना, कहीं ये वाला फॉर्मूला दे दिया तुम घबरा जाओगे कि कहाँ से दे दिया, कुछ फंसा नहीं। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को याद रखते हुए इसको भी याद रखना है। तो अब देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता क्या है, निर्भरता क्या क्या होती है पलायन वेग की। अब देखो जो तुम्हारा पलायन वेग है, सबसे पहले कंडीशन कहती है कि पलायन वेग द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। अब तुम कह रहे होंगे सर कि यहाँ पे तो द्रव्यमान है, लेकिन है, उसकी भी कंडीशन बताऊंगा कब निर्भर करता है। पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बोले तो ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके मास पर पलायन वेग निर्भर करेगा, इसके मास पर डिपेंड होगा। लेकिन मैं कहूं कि ऐसे ही द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि ओनली द्रव्यमान पे। तो नोट कर लेना कि जो पलायन वेग है, जो पलायन वेग है, नोट पॉइंट, पलायन वेग
द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। नंबर 2, जो पलायन वेग है, जो पलायन वेग है वो प्रक्षेप्य कोण पर भी निर्भर नहीं करता है, प्रक्षेप्य कोण पर भी निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। नंबर 3 है पलायन वेग है, बोले तो पलायन वेग है वो किस पे, पिंड के द्रव्यमान पे, पिंड के द्रव्यमान कोमा पिंड की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी कि किस पे निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, प्रक्षेप कोण पर निर्भर नहीं करता, लेकिन पिंड के द्रव्यमान और पिंड की त्रिज्या पर निर्भर करता है। इतना क्लियर। अब देख लो, कभी तुम्हें पृथ्वी की परास पूछ ले तो वो होती है 6400 किलोमीटर प्रति आवर, 6400 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ये होती है पृथ्वी की परास यानी कि रेंज। तो आज हमने ये पलायन वेग को पढ़ा, डिपेंडेंसी पढ़ ली, पलायन वेग के दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए, पृथ्वी का पलायन वेग पढ़ लिया, चंद्रमा का पलायन वेग पढ़ लिया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।